गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपनी फिजिक्स की क्लास सेकंड देखेंगे। इससे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था जीव विज्ञान का भी और किसका, भौतिकी का भी, दोनों का अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था। आज से अपनी क्लास स्टार्ट होगी, डेडिकेटेड जो क्लास होगी वो फिजिक्स के लिए होगी। और अपन जो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यांत्रिकी से। कहाँ से? यांत्रिकी। तो ये यांत्रिकी कहाँ से आई है, तो इसको देखना स्टार्ट करेंगे अपन। कहाँ से? विज्ञान, जिसको क्या कहा है लैटिन भाषा में, साइंटिया। क्या कहा है इसको लैटिन भाषा में? साइंटिया। इसके तीन भाग होते थे, प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा अनौपचारिक विज्ञान और तीसरा सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत फिर तीन भाग होते थे, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान और तीसरा रसायन विज्ञान। अपन ने कल जीव विज्ञान की क्लास देखा था, आज अपन देखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को वापस से दो भागों में बांटा गया है, पहला पारंपरिक भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी। हमारा जो सिलेबस है, जो सबसे ज्यादा सिलेबस कवर होता है वो पारंपरिक भौतिकी से कवर होता है। जितने भी क्वेश्चन जो आते हैं पेपरों में वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो पारंपरिक भौतिकी से आते हैं। पारंपरिक भौतिकी में हमारे कुछ भाग होते हैं, जैसे यांत्रिकी, प्रकाश की, ध्वनि, ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी और विद्युत चुंबकत्व। ये सारे भाग किसके हैं? हमारे पारंपरिक भौतिकी के। तो पारंपरिक भौतिकी के अंतर्गत जो हमारा पहला भाग है यांत्रिकी, हम हमारी क्लास यांत्रिकी से स्टार्ट करेंगे। यांत्रिकी से क्यों करेंगे? क्योंकि मैं आप लोगों को मात्रक एवं मापन अगर पढ़ाऊंगा तो उसका सीधा सीधा फंडा हो जाएगा कि मैं क्लास में आपको चीजें रटवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मात्रक तो सीधी चीज है कि आपने देखा नहीं, उनकी डेफिनेशन नहीं देखी और उनको क्या करोगे, बल मैंने लिख दिया कि बल का मात्रक न्यूटन है तो बार बार आप इसको ऐसे याद करोगे नहीं। अपन कैसे आया बल का मात्रक न्यूटन, अपन उसके बारे में भी बात करते चलेंगे। तो वो सारी चीजें अपन को क्या करना है, समझना है और समझ के फिर याद करना है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करना है, लिख कर देखना है। तो उससे आपको चीजें परमानेंट हो जाएगी। आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा कि फिर से लूसेंट खोली, फिर से स्पीडी खोली और उसको बार बार पढ़ के देख रहे हैं या रट के देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अपन को। अपन को तो सीधा सीधा इन चीजों में क्या है, समझना है उनको और उनके मात्रक बनाने हैं। उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ये सारी चीजें अपन को देखना है। तो अपनी क्लास यहाँ से होगी यांत्रिकी से स्टार्ट। तो अब इससे पहले जो अपना एक शब्द आया भौतिक विज्ञान या बोले तो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान या बोले तो क्या, फिजिक्स। ये फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है मेरा कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से हुई है फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से उत्पत्ति किसकी हुई है? फिजिक्स की हुई है। इसको ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ। लैटिन भाषा में फिजिक्स को फ्यूसिका कहा जाता है। लैटिन भाषा में फिजिक्स को क्या कहा जाता है? फ्यूसिका कहा जाता है। ये किस भाषा में है? लैटिन भाषा में। और ग्रीक भाषा में जो फिजिक्स को क्या कहा जाता है? तो फ्यूसिस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ। क्या होता है? प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ। किसका अर्थ? फिजिक्स का अर्थ। अभी देखा स्टूडेंट अपन ने क्या कि विज्ञान क्या है, प्राकृतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान। अब अपन देखेंगे जो फिजिक्स है, किस भाषा से आया शब्द, ये सारी चीजें देखी। अब अपन देखेंगे कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है या भौतिकी की डेफिनेशन क्या है, किसे भौतिक विज्ञान कहते हैं या किसे फिजिक्स कहते हैं। तो कोई भी क्या द्रव्य, पदार्थ या वस्तु, कोई भी द्रव्य, पदार्थ या वस्तु जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके साथ घटित होने वाली घटनाओं के बारे में, इसके साथ घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानना। इनके साथ किसी भी द्रव्य, पदार्थ या वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, के साथ घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानना ही क्या है, के बारे में जानना ही क्या है, फिजिक्स है। बोले तो क्या है? भौतिक विज्ञान है। तो एक बार फिर से देखेंगे डेफिनेशन कि कोई भी द्रव्य, पदार्थ या वस्तु जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं या उनके साथ घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, अपना फिजिक्स कहता है। क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो ये हो गई हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन। अब फिजिक्स को हम जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? आज
मोशन से, बोले तो गति चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आए हैं ग्रुप डी में तो मोशन चैप्टर को लेकर आए हैं। कभी बल का पूछ लिया, कभी आपसे गति का कोई भी समीकरण देकर उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया आपसे। मतलब इसमें डेली के जो शिफ्ट हुई थी उनमें 2 से 3 क्वेश्चन मोशन से ही आए थे। तो आज अपना स्टार्ट होगा जो क्लास, जो डेडिकेटेड रूप से क्लास स्टार्ट होगी, जहां से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? मोशन से। कहाँ से स्टार्ट होगा? मोशन से। स्टूडेंट अब अपन स्टार्ट करेंगे मोशन, बोले तो क्या? गति। गति से अपना बोल सकते हो इसको चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट क्या हो रहा है अपना? गति। अब गति क्या होता है आप लोगों को सबको पता होगा। जैसे मैं ये चल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? गति कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? गति कर रहा हूं। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है? बोर्ड स्थिर है, तो ये कौन सी अवस्था है? विराम अवस्था है। तो अगर जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा होगा मतलब वो स्थिर बैठा होगा और मैं क्या कर रहा हूं? चल रहा हूं, तो इसको क्या बोल सकता है वो व्यक्ति कि मैं क्या कर रहा हूं? गति कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? गति कर रहा हूं। पर अगर मैं देखूंगा उस व्यक्ति को तो वो व्यक्ति किस अवस्था में होगा? विराम अवस्था में होगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि वो किसी वस्तु के सापेक्ष बैठा हुआ है, या वो कुर्सी पे बैठा होगा या टेबल पे बैठा होगा, तो वो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। पर मैं उसके सापेक्ष, जो सामने वाला प्रेक्षक है, मैं उस प्रेक्षक के सापेक्ष क्या कर रहा था? गति कर रहा था। तो यही क्या है? गति है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे फिजिक्स की भाषा में? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी परिभाषा क्या होगी गति की? तो कोई भी वस्तु किसी प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ, कोई भी वस्तु किसी प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में जो परिवर्तन करती है उसे ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? गति। बोले तो मोशन कहते हैं। मतलब क्या है डेफिनेशन? अगर शुद्ध भाषा में बोलो तो किसी भी वस्तु का स्थान में परिवर्तन किसके साथ? समय के साथ। किसके सापेक्ष? तो किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष। किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। अब गति को तीन आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। पहला आधार क्या है? विमीय आधार। जैसे अपन बोलते हैं ना डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल, ये क्या है? गतियां हैं। तो विमीय आधार पर, पथ के आधार पर और दोहराव के आधार पर, मतलब दोहराने के आधार पर ऐसे बांटा गया है। तो विमीय आधार पर गति को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है एक विमीय गति, दूसरी होती है द्विविमीय गति और तीसरी होती है त्रिविमीय गति। पेपरों में इनके एग्जाम्पल पूछते हैं, इनकी डेफिनेशन तो नहीं पूछते आप लोगों से, पर इनके सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछते हैं कि इनमें से कौन सा एक विमीय गति का उदाहरण है, इनमें से कौन सा द्विविमीय गति का उदाहरण है, इनमें से कौन सा त्रिविमीय गति का उदाहरण है। बोले तो 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक विमीय गति का उदाहरण क्या होगा स्टूडेंट्स? जैसे सीधी सड़क पर कोई वस्तु चल रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, तो वो क्या हो जाएगी? एक विमीय गति। या एक ही दिशा में किसी भी वस्तु का चलना क्या हो जाएगा? एक विमीय गति। अब एक ही दिशा में कोई भी वस्तु सीधी चल रही है तो आप अपने आसपास के सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। जैसे कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, जैसे ये मैंने मारकर ऊपर से छोड़ा तो इसने कौन सी गति करी? एक विमीय गति करी। कौन सी विमीय गति करी? एक विमीय गति करी। उसके बाद तोप से दागे हुए गोले की गति द्विविमीय गति होती है। त्रिविमीय गति आकाश में उड़ने वाले पतंग की गति, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गति कैसी रहती है? त्रिविमीय गति रहती है। तो ये विमीय आधार पर गति कितने प्रकार की रहती है? 3 प्रकार की, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। इनके तीनों के अपन ने एग्जाम्पल देखे। एक विमीय गति का उदाहरण क्या है? सीधी सड़क पर चलने वाली कार की गति, एक विमीय गति हो गई। द्विविमीय गति तोप से दागे हुए गोले की गति हो गई। त्रिविमीय गति आकाश में उड़ती हुई पतंग और आकाश में उड़ते हुए पक्षी की गति, कौन सी गति हो गई? त्रिविमीय गति हो गई। अब पथ के आधार पर देखेंगे हम कि पथ के आधार पर गति कितने प्रकार की होती है। तो पथ के आधार पर गति पुनः 4 प्रकार की होती है। पहला स्थानांतरी गति, दूसरा घूर्णन गति, तीसरा दोलन या कंपन गति और चौथा प्रक्षेप गति। कौन सी गति? प्रक्षेप गति। अब स्थानांतरी गति वापस से कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। 3 प्रकार लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर, एक प्रकार को मैं बोल के बताऊंगा आप लोगों को। तो पहला होता है सरल रेखीय गति। कौन सी गति? सरल रेखीय गति। अब देखो स्थानांतरी गति, उसके शब्द में ही लिखा है स्थानांतरण, मतलब कि स्थान बदल रहा है, इनका क्या हो रहा है? स्थान बदल रहा है। पर स्थानांतरी भी कैसा? सरल रेखा में। कैसी रेखा में? सरल रेखा में। जैसे अपन देखते हैं कि कोई हाईवे है और बिल्कुल सीधा है, तो उस पर जो कार चलती है वो कैसी गति में, कैसी दिशा में चलती है? सीधी एक ही दिशा में चलती है। तो वही क्या है? सरल रेखीय गति, एक सरल रेखा में चलती है। तो ये क्या हो गई? सरल रेखीय गति। जो
सैनिकों की टुकड़ी रहती है वो कदम ताल करते हुए चलती है। आपने देखा होगा परेड में चलता है, बिल्कुल सीधे चलते हैं, सीधे चल दाएं मुड़, इस टाइप से जो गति करती है वो भी किस में आता है, सरल रेखीय गति में आता है। और उसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरी गति। कई बार आपको ऐसा नहीं पूछेगा, वो ऐसा पूछ लेगा सैनिकों की टुकड़ी जो कदम ताल कर कर चलती है उनके द्वारा की गई गति कौन सी होती है। ऑप्शन में ऐसा दे देगा स्थानांतरी गति, दूसरा दे देगा घूर्णन गति, सी ऑप्शन दे देगा दोलन गति और डी ऑप्शन देगा प्रक्षेप गति। तो उनके द्वारा की जाने वाली गति कौन सी होती है, स्थानांतरी के अंदर भी उनके द्वारा की जाने वाली गति कौन सी होती है, सरल रेखीय गति। ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन में दे सकता है, सरल रेखीय गति, वक्रीय गति, वृत्तीय गति और अनियमित गति। तो कौन सी गति होती है वो, सरल रेखीय गति। उसके बाद आता है अपना सेकंड वक्रीय गति। कैसी गति, वक्रीय गति। अब ये वक्र क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा एक प्रकार का कर्व, क्या, एक प्रकार का कर्व या बोले तो वक्र, इसको क्या बोलते हैं, वक्रीय गति। मतलब कि कोई भी वस्तु जो एक वक्राकार बोले तो कर्व आकार के पथ पर जो गति करती है उसे ही क्या बोलते हैं, वक्रीय गति। वक्रीय गति और वृत्तीय गति बहुत अलग अलग है स्टूडेंट। वक्रीय गति क्या होती है, कोई भी मतलब मोड़दार रोड है तो उस पर की जाने वाली गति वक्रीय गति, पर कोई गोलाकार मैदान है उसमें की जाने वाली गति कौन सी हो जाएगी, वृत्तीय गति हो जाएगी। तो वृत्तीय गति और वक्रीय गति दोनों अलग अलग है। किसी भी वक्राकार मार्ग पर की जाने वाली गति वक्रीय गति और किसी वृत्ताकार मार्ग पर की जाने वाली गति क्या होती है, वृत्तीय गति। इसके बाद एक और गति आती है अनियमित गति, एक आती है अनियमित गति। तो अनियमित गति कैसी हो जाएगी, मतलब सीधे आड़े टेढ़े रोड पर क्या करना, गति करना, क्या क्या ला जाएगा, अनियमित गति। उसके बाद आता है अपना कौन सा गति, घूर्णन गति। कौन सी गति, घूर्णन गति। तो किसी भी अक्ष के सापेक्ष, किसी भी अक्ष के सापेक्ष किसी भी चीज का क्या करना, गति करना, क्या कहलाता है, घूर्णन गति। जैसे कि पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, क्या कर रही है, घूर्णन। और सूर्य का क्या कर रही है, परिभ्रमण कर रही है। क्या कर रही है, सूर्य का परिभ्रमण, मतलब सूर्य की चारों ओर घूम रही है और अपने अक्ष पर भी क्या कर रही है, घूम रही है। तो अपने जो अक्ष पर घूमना किसी भी चीज का क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन गति। उसके बाद दोलन या कंपन गति। कौन सी गति, दोलन या कंपन गति। तो किसी भी वस्तु का एक बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे, एक बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे गति करना क्या कहलाता है, दोलन गति या कंपन गति कहलाता है। क्या कहलाता है, दोलन गति या कंपन गति कहलाता है। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं अपन प्रक्षेप गति। तो आपने सुना होगा प्रक्षेप गति कैसे, कि किसी भी एक तल से एक निश्चित कोण बनाकर, किसी भी एक तल से एक निश्चित कोण बनाकर फेंकी गई वस्तु या करवाई गई गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। मतलब कि किसी भी तल के सापेक्ष एक निश्चित कोण बनाकर करवाई गई गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। तो ये हो गए गति के प्रकार। अपन ने देखा कैसे गति तीन आधार पर, विमीय आधार पर, पथ के आधार पर और दोहराव के आधार पर। सबसे पहला देखा अपन ने विमीय आधार पर। विमीय आधार पर कितने प्रकार की होती है गति, तो तीन प्रकार की, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। उसके बाद देखा अपन ने पथ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो पथ के आधार पर चार प्रकार की होती है। पहली स्थानांतरी गति, दूसरी घूर्णन गति, तीसरी दोलन या कंपन गति और चौथी प्रक्षेप गति। चौथी कौन सी हो गई, प्रक्षेप गति हो गई। अब स्थानांतरी गति वापस से कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, वक्रीय गति, वृत्तीय गति और अनियमित गति। उसके बाद घूर्णन गति, दोलन या कंपन गति और प्रक्षेप गति। कौन सी गति, प्रक्षेप। अब देखेंगे अपन दोहराव के आधार पर, ये दोहराव क्या है। अब दोहराव जैसे ये शब्द आया है, इसके आधार पर अगर अपन गति को देखेंगे तो एक गति होती है आवर्त गति और एक होती है सरल आवर्त गति। एक होती है आवर्त गति और एक सरल आवर्त गति। आवर्त बोल सकते हैं अपन ने पढ़ा आवृत्ति, आवृत्ति को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब कि किसी भी वस्तु का समय के साथ, किसी भी वस्तु का समय के साथ उसकी साम्य अवस्था से बाएं जाना, वापस से साम्य अवस्था में आना, दाएं जाना, किसके साथ, समय के साथ, जो इस प्रकार की गति होती है इसे ही क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। कैसी गति कहते हैं, आवर्त गति। और इसे ही थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें तो वही क्या है, अपनी सरल आवर्त गति है। वही क्या है, अपनी सरल आवर्त गति।
तो ये देखा स्टूडेंट्स अपन ने क्या, गति, प्रकार, उसके उनके उदाहरण देखे। पेपरों में उदाहरण ज़्यादा पूछता है, इनकी डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं पूछता है। यही पूछ लेता है कि घड़ी के पेंडुलम द्वारा की जाने वाली गति कौन सी गति होती है, सरल रेखीय गति कौन सी गति होगी। इनके सारे के सारे क्या पूछता है वो आप लोगों से, उदाहरण पूछता है, और इससे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछता। अब गति, गति के साथ में एक शब्द आता है विराम। गति के साथ में एक शब्द आता है विराम। ये विराम शब्द क्या है, मतलब ये विराम क्या चीज है। तो कोई भी वस्तु या तो गतिशील अवस्था में होगी, बोले तो गति की अवस्था में होगी, या विराम की अवस्था में होगी। एक साथ दोनों अवस्था में हो सकती है कि नहीं कोई भी वस्तु। आप लोग इसका मेरे को कमेंट करके बताना, हाँ हो सकती है और नहीं हो सकती है, ऐसा आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो अब देखते हैं अपन की जो गति और जो विराम है ये कैसी चीजें हैं। तो जो गति है और विराम है ये दोनों कैसी है, सापेक्षिक अवधारणा है। मतलब सापेक्षिक अवधारणा मतलब कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में भी हो सकती है। कैसे, जैसे कि आप किसी ट्रेन में बैठे हो और आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है। आप एक ट्रेन में बैठे हो और आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है, तो आपके सामने बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष आप काय में हो, विराम की अवस्था में हो। पर वहीं अगर कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो आप लोगों को देखेगा, ट्रेन चल रही है और वो व्यक्ति आपको देखेगा, तो आप किस अवस्था में हो, गति की अवस्था में हो। तो इसलिए गति और विराम दोनों को क्या कहते हैं, सापेक्षिक अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों को, सापेक्षिक अवधारणा। मतलब कोई एक चीज का एक ही साथ में दोनों चीजों को दर्शाना क्या कहलाता है, सापेक्षिक अवधारणा कहलाता है। तो ये दोनों क्या हो गए अपना, गति और विराम हो गया। तो किसी परिवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ अगर किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहते हैं विराम। और वहीं पे अगर गति की डेफिनेशन बोले तो किसी परिवेक्षक के या किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ अगर परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो ये क्या हो गया अपना, गति और विराम हो गया। अब गति से संबंधित बहुत सारे शब्द आते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है जो पूरे के पूरे गति चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अब जैसे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है, तो पहला आता है दूरी, फिर आता है विस्थापन, फिर आता है वेग, फिर आता है त्वरण। ये सारी चीजें किससे संबंधित है, गति से संबंधित है। तो किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, तो दूरी कहते हैं। ये सारी चीजें अब अपन देखेंगे। तो अपना अब चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन दूरी से स्टार्ट करेंगे। दूरी के ऊपर अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये सारी चीजें अपन आज क्लियर करेंगे। ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा, आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब अपन देखेंगे क्या, दूरी, कि दूरी क्या होती है। तो दूरी क्या होती है बच्चों, किसी भी वस्तु के द्वारा दो स्थानों या एक जो पथ है इनके बीच तय की गई कुल लंबाई। बोले तो किसी भी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के मध्य या पथ की तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी। अब यहाँ पर दो बिंदु कौन कौन से, अपन दो बिंदु बनाते हैं। ये हो गया ए बिंदु और ये हो गया बी। ए से बी तक एक सीधी रेखा खींच दी अपन ने, ये भी क्या हो गई, दूरी। अपन ने इसको मान लिया क्या, 5 मीटर। अगर मैं इस प्रकार से इसको लूं, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर और ये 5 मीटर, तो क्या ये भी दूरी होगी ए से बी के लिए। इसको बोल देता हूं D1, इसको बोल देता हूं D2। एक इस प्रकार से पथ की लंबाई को तय किया, ये थी 7, ये थी 7, दोनों 7-7 मीटर थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे दूरी कौन कौन सी है, क्या ये दूरी है, ए से ये 5 मीटर गया, फिर 10 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया, ये भी दूरी है क्या, या ए से बी तक गया तो ये पूरा 5 मीटर चला, ये भी दूरी है, या ये D3 ए से यहाँ गया और फिर इसके बाद फिर बी पर गया तो ये भी दूरी है, D3। तीनों, क्या ये तीनों दूरी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं D1 = 20 मीटर, D2 = 5 मीटर और D3 = 14 मीटर। तो स्टूडेंट इनमें दूरी कौन सी है, आप मेरे को बताइए इनमें दूरी कौन सी है। तो यहाँ पे दूरी क्या है, 5 मीटर भी है, 20 मीटर भी है और
14 मीटर भी है। क्यों? क्योंकि अपन ने उसकी परिभाषा में ही अभी पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच की पथ की कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो अब ये दो बिंदु थे, ये पथ कौन कौन से? एक ये पथ हो सकता है, एक ये पथ हो सकता है और ये पथ हो सकता है। जैसे कि इटारसी से होशंगाबाद जाने के लिए, इटारसी से होशंगाबाद जाने के लिए आप इटारसी स्टेशन से निकल सकते हो, कहाँ से? न्यास कॉलोनी से होते हुए, गेट को पार करते हुए फिर वापस उसी रोड पे। तो ये यहाँ से न्यास कॉलोनी से निकले, उसके बाद फिर वापस हाईवे पे आ गए और ये मीनाक्षी रोड पे चले गए। या उससे सीधा जाना हो तो आप सीधे हाईवे से निकलकर सीधे कहाँ पहुंचे? होशंगाबाद पहुंचे। या दूसरी बात, तो ये बम्बनगांव रोड से होते हुए अपन कहाँ पहुंच गए? होशंगाबाद पहुंच गए। तो ये तीनों क्या हो गए? पथ हो गए। ये तीनों क्या हो गए? पथ। जैसे कि अगर आप हाईवे से जाओगे डायरेक्ट तो वो शायद 5 मीटर का होगा, आप घूम कर जाओगे तो वो शायद 20 मीटर का होगा, आप और घूम कर जाओगे गांव साइड से थोड़ा शॉर्टकट लेने की सोचोगे तो वो 14 मीटर का होगा। तो ये क्या है? आप किसी को क्या बोलोगे कि मैंने कितनी दूरी तय की? आपने दो बिंदुओं के बीच की क्या की? लंबाई तय की है। दो बिंदुओं के बीच की क्या तय की है? लंबाई तय की है। और उसी जो दो बिंदुओं के बीच की तय की गई लंबाई है उसे ही क्या कहते हैं? हम दूरी कहते हैं। तो वो किधर भी हो सकता है, मतलब ये पथ भी हो सकता है, ये पथ भी हो सकता है और ये पथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये तीनों क्या है? दूरियां हैं। 20 मीटर भी, 5 मीटर भी और 14 मीटर भी। अब ये तो हो गई दूरी। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी का मात्रक क्या है? तो मीटर है। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है। दूरी का मात्रक क्या? मीटर। अब देखेंगे अपन दूरी के बाद विस्थापन। दूरी के बाद क्या देखेंगे? विस्थापन। कि विस्थापन क्या है। तो अब विस्थापन की डेफिनेशन क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की कैसी दूरी? न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। तो यहाँ पे दूरियां कितनी है? 1 है, 2 है और 3 है, पर यहाँ पर विस्थापन केवल कितना है? 1 है। कितना? 5 मीटर। क्यों? क्योंकि देखो अब भी उसने डेफिनेशन में क्या बोला है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखकर बताओ इनमें से, मेरे को तीनों दूरियों में से कि न्यूनतम दूरी कौन सी है। तो कौन सी है न्यूनतम दूरी? D2 है। D2 क्या है? न्यूनतम दूरी। कितनी है? 5 मीटर। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या है? विस्थापन है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, इनके लिए मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा जिसमें अपन मात्रक एवं मापन, ये सारी चीजें, भौतिक राशियां पढ़ेंगे, उसमें ही मैं सारी चीजें बताऊंगा। 1-2 दिन में मैं इनकी एक अलग वीडियो बना दूंगा पूरी, कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश। अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या होता है सदिश और अदिश। तो सदिश राशि वैसी राशियां होती है जो दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़े, या जिनको दर्शाने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत पड़े। और अदिश राशि वैसी राशि होती है जिनको बताने के लिए दिशा नहीं, केवल काय की जरूरत पड़े? परिणाम की जरूरत पड़े। किसकी? परिमाण की जरूरत पड़े, तो वो कहलाती है अदिश राशि। और जिसको दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़े वो क्या कहलाती है? सदिश राशि। अब विस्थापन सदिश राशि क्यों है? विस्थापन सदिश राशि क्यों है? क्यों? क्योंकि एक निश्चित दिशा में, अब देखो पथ की लंबाई न्यूनतम, तो एक निश्चित दिशा है ना, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाना। क्या है? पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाना या 5 किलोमीटर जाना, इन दोनों में मैं पूछूंगा कि कौन सी दूरी है और कौन सा विस्थापन है। तो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाना क्या है? विस्थापन है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित दिशा में। विस्थापन कैसा? सदिश। और वैसे ही 5 किलोमीटर जाना मतलब 5 किलोमीटर कहीं पे भी जा सकते हो आप, तो कोई दिशा की जरूरत नहीं उसमें, तो वो क्या है? दूरी है। तो यही क्या हो गया अपना? दूरी और विस्थापन हो गया कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है इसे क्या कहा अपन ने? विस्थापन कहा। क्या कहा अपन ने? विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी के लिए कुछ शब्दों की बात करें कि दूरी बड़ी होती है, बराबर होती है या छोटी होती है, कैसी क्या होती है, तो इसको देखेंगे अपन। तो गौर से देखना बच्चों, विस्थापन और दूरी में क्या है? D2 अपना विस्थापन है। D2 क्या है? अपना विस्थापन है। पर D2 अपनी दूरी भी तो है। D2 अपनी दूरी भी है ना, दोनों कितनी कितनी है? 5-5 है। तो दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। अब देखना D1 क्या है? अपनी दूरी है। क्या है? D1 अपनी दूरी है। तो ये D1 की वैल्यू कितनी है? 20।
और D2 की वैल्यू कितनी 5। तो देखना दूरी क्या है विस्थापन से बड़ी है, तो दूरी सदैव क्या होती है विस्थापन से बड़ी या बराबर। दूरी सदैव क्या होती है विस्थापन से बड़ी या बराबर। किससे विस्थापन से। कई बार पेपरों में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूरी होती है विस्थापन के बराबर या विस्थापन से छोटी या विस्थापन से बड़ी या विस्थापन के बराबर और बड़ी। विस्थापन के बराबर और बड़ी, तो दूरी क्या है विस्थापन के बराबर और बड़ी। अब अपन विस्थापन के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से, ठीक है ना। विस्थापन के ऊपर क्वेश्चन समझते हैं, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको विस्थापन कैसे कह रहे हैं या विस्थापन कैसे होगा अपना, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल कि एक लड़का वर्गाकार पार्क में बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अगर पार्क की एक भुजा की लंबाई 10 मीटर हो तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है लड़के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अपना, तो अपन देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। ये एक वर्गाकार पार्क हो गया है, ये क्या हो गया एक वर्गाकार पार्क, ठीक से नहीं बना। ये हो गया एक वर्गाकार पार्क। वर्गाकार पार्क में बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की दूरी, कहां तक बोला उसने बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की दूरी। अब बिंदु ए बिंदु सी कैसा लेना है अपन को, आप ऐसा भी ले सकते हो आप ऐसा भी ले, पेपर में आपको बना हुआ आएगा डायग्राम, आपको पेपर में बना हुआ देगा डायग्राम, मैंने डायग्राम नहीं बताया था, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि एक भुजा की लंबाई कितनी है 10 मीटर है, एक भुजा की लंबाई कितनी है 10 मीटर। तो उसने पहला क्वेश्चन दिया है लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। तो स्टूडेंट उसने बोला है बिंदु ए से बिंदु सी तक, बिंदु ए से कहां तक बोला है बिंदु सी तक। अब अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है कि दूरी क्या होती है, तो पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई कितनी है ये है, ये क्या है पथ की कुल लंबाई। तो बताओ वर्गाकार भुजा है, वर्गाकार पार्क है, तो एक भुजा की लंबाई दी है 10 मीटर, तो सभी भुजाओं की लंबाई भी कितनी होगी 10-10 मीटर होगी। ये हमको पता है कि वर्गाकार में वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो जब ए से सी तक अपन चलेंगे तो ये कितनी हो गई 10 मीटर और ये कितनी हो गई 10 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी 20 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है उसने, लड़के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना है, लड़के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना है। तो स्टूडेंट विस्थापन क्या होता है, पथ की न्यूनतम दूरी। पथ की न्यूनतम दूरी क्या है, अब ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये तो 20 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। पर अगर देखोगे आप इस विकर्ण के सहारे, इस विकर्ण के सहारे चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, पथ की न्यूनतम दूरी हो जाएगी। ए से सी के बीच तक की क्या हो जाएगी न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी को ही तो क्या कहते हैं अपन, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे लड़के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, तो ए से सी के बीच की दूरी। अब ए से सी के बीच की दूरी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर, काय का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10√2, क्या हो जाएगा 10√2। तो लड़के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना हो जाएगा 10√2, ये हो जाएगा 10 करनी 2। लड़के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना 10 करनी 2। तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल, जिसमें हमने देखा विस्थापन कैसे ज्ञात करते हैं और दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन अगर मैं तुमको थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे जो लिखा है वर्गाकार पार्क, इस वर्गाकार पार्क की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं वृत्ताकार। वृत्ताकार पार्क में बिंदु, एक लड़का वृत्ताकार पार्क में बिंदु ए से ये ऐसा मत लिखो इसको, एक लड़का वृत्ताकार पार्क में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। अगर
अगर पार्क की अगर पार्क का व्यास 100 मीटर, अगर पार्क का व्यास 100 मीटर हो तो लड़के द्वारा हो तो, फिर ये क्वेश्चन पहला, लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है और लड़के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना है। क्या है क्वेश्चन अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक लड़का वृत्ताकार पार्क में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। अगर पार्क का व्यास 100 मीटर हो तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है और लड़के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को निकाल कर आप लोग कमेंट्स करना कि एक लड़का वृत्ताकार पार्क में एक चक्कर लगाता है, अगर पार्क का व्यास 100 मीटर हो तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, लड़के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना है। इन दोनों के आंसर मेरे को, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मेरे को आप कमेंट्स में सेंड करना, कमेंट्स करना आप इन दोनों के कि क्या आंसर आ रहा है। फिर अपन इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इनसे और भी संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी अपन ने नॉर्मल न्यूमेरिकल देखे हैं कि क्या है कैसा है, नॉर्मल दूरी दी उसने, अभी यहाँ पे व्यास दे दिया, उसमें एक भुजा की लंबाई दी है। आगे जो क्वेश्चन देगा समय के साथ देगा कि एक चक्कर 1 मिनट 40 सेकंड में पूरा करता है, तो 40 मीटर की दूरी या ऐसे दूरी या इतने समय में कितने चक्कर लगा लेगा या इतने समय में तय की गई कुल दूरी और कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो आज के लिए फिजिक्स का अपन ने कहां से स्टार्ट किया था, तो भौतिकी शब्द से स्टार्ट किया था। भौतिकी बोले तो फिजिक्स, फिजिक्स शब्द किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका नाम क्या था, ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया था, तो फ्यूसिस शब्द से लिया गया था। किस शब्द से लिया गया था, तो फ्यूसिस शब्द से लिया गया था। लैटिन भाषा में फिजिक्स को क्या बोलते हैं, तो फ्यूसिका कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूसिका कहते हैं लैटिन भाषा में। उसके बाद अपन ने देखा कि भौतिकी की डेफिनेशन क्या है, तो कोई भी वस्तु, द्रव्य या पदार्थ जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसके घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानना या उसके साथ घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है या क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। उसके बाद अपन ने देखा क्या, मोशन। उसके बाद क्या देखा अपन ने, मोशन। तो मोशन से जो स्टार्ट हुए अपन, तो मोशन को 3 भागों में बांटा या गति को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से, विमीय आधार पर, दूसरा पथ के आधार पर और तीसरा दोहराव के आधार पर। काय के आधार पर, दोहराव के आधार पर। कैसे, विमीय आधार पर 3 प्रकार की होती है, उसके बाद पथ के आधार पर 4 प्रकार की होती है और दोहराव के आधार पर 2 प्रकार की होती है। विमीय आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। उसके बाद पथ के आधार पर 4 प्रकार की, स्थानांतरी गति, उसके बाद कौन सी गति, घूर्णन गति, उसके बाद दोलन गति और उसके बाद कौन सी, प्रक्षेप गति। स्थानांतरित गति पुनः कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहला सरल रेखीय गति, दूसरा वक्रीय गति, तीसरा वृत्तीय गति और चौथा अनियमित गति। वैसे ही हमारी कौन सी, काय के आधार पर, दोहराव के आधार पर 2 प्रकार की होती है गति। पहली होती है आवर्त गति और दूसरी सरल आवर्त गति। सरल आवर्त मतलब सरल रेखा में समय के साथ वस्तु का क्या होना, बार बार उसी पथ पर आना जाना। कैसे में, सरल में, कैसे, सरल पथ पर वस्तु का बार बार आना और जाना, कैसी गति है, सरल आवर्त गति। उसके बाद देखा अपन ने गति के बाद गति के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मतलब पेपरों में कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा क्या, दूरी, कि दूरी किसे कहते हैं, तो 2 बिंदुओं के बीच पथ की कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। उसके बाद विस्थापन देखा अपन ने। विस्थापन क्या, 2 बिंदुओं के बीच पथ की न्यूनतम दूरी को, पथ की न्यूनतम दूरी, देखो एक शब्द बोल रहा हूं मैं बार बार, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या है, विस्थापन है। और एक शब्द बोला मैंने, पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई क्या है, दूरी। और न्यूनतम दूरी, पथ की न्यूनतम दूरी क्या है,
विस्थापन है। तो ये हो गया अपना दूरी और विस्थापन। इसके अपन ने एक एक न्यूमेरिकल देखे हैं। ये न्यूमेरिकल का आंसर आप मेरे को कमेंट करना। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। कमेंट्स मतलब जो आंसर का बोलता हूं मैं उनको कमेंट जरूर कीजिए और मेरे को बताइए कि हाँ सर आप ठीक पढ़ा रहे हो या ठीक नहीं पढ़ा रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियोस को, सारी की सारी वीडियोस को लाइक करना, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करना। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.